हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। करंटली 27 है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी के ज्वाइन करने का। नो श्रेयस, नो टेस्ट। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी थोड़ी टेस्ट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया। ठीक है। नाउ अभी ये सब पार्टिकल्स जो हैं एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं वो बताता है एटॉमिक मॉडल। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एटॉमिक।
सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो है थॉमसन्स मॉडल। जिसका दूसरा नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया था ये ऑब्वियसली उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था उसके बेसिस पर दिया था, एंड उस टाइम पे जस्ट इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कवरी हुआ था। ओके, उस टाइम पर क्या इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कवरी हुआ था। दृष्टि होमवर्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो थॉमसन मॉडल जो है इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। एंड जैसा हम बता रहे हैं कि ये डिस्कवर जब हुआ था, मतलब सॉरी, ये थॉमसन मॉडल जो है ये थॉमसन ने दिया था, तो उस टाइम पे जो जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ था उसके बेसिस पर ही ये मॉडल दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर किया गया था तब तक। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल, सब पार्टिकल जो है वो तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो थॉमसन ने क्या बोला कि अच्छा, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, है ना। थॉमसन ने क्या बोला कि जैसे अपने पास वाटरमेलन में जो बीज है, ठीक है, वाटरमेलन के जो बीज है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो बाकी पार्ट है उसका वो पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो ये इसने बोला था। तो लेकिन इसने मॉडल को मतलब प्लम पुडिंग मॉडल बोला था। तो इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड randomly like plum while the remaining surface of atom is positively charged such that overall charge on spherical atom is zero। ठीक है, तो इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली अरेंज है एटम के अंदर, प्लम की तरह, और बाकी जो सरफेस, रिमेनिंग सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और ये आपस में कैसे हैं, ये इस टाइप से हैं कि ओवरऑल चार्ज जो है वो जीरो होना चाहिए, मतलब अपने पास ओवरऑल एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो एटम स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लाइक प्लम, और जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल। हो गया सबका? समृद्धि, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसे। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के। तो इसने क्या बोला था कि हमारे पास एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, और उस स्फेरिकल एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस टाइप से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स जो है इस टाइप से क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे लाइक प्लम। ओके, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये लाइक प्लम जो है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा बाकी सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। लाइक पुडिंग। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है। मतलब ओवरऑल ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। ओके, तो ऐसा था। वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। वाटरमेलन में जो बीज है वो हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, प्रीवियस पेज देख लो जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे पास था थॉमसन्स मॉडल। नाउ थॉमसन्स मॉडल जो है, अब ये ऑब्वियसली फालतू का सा मॉडल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और आगे जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, रदरफोर्ड ने जो किया था, उसमें ये फेल हो गया। ओके, तो ड्रॉबैक क्या है इसका, तो देर वॉज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। There was no experimental evidence of this model, and it failed to explain Rutherford's alpha scattering experiment। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस वाज फर्स्ट मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली अरेंज होते थे लाइक प्लम, और बचा हुआ जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, नो सानिका, nobody in the waiting room right now। वेटिंग रूम में थे, बट वो अभी नहीं है करंटली। ठीक है, हो गया सबका, आगे चले।
तो अब देखो प्लम पुडिंग मॉडल के बाद नेक्स्ट जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आया था। ओके, सो अब देखो तो हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल। बट हमने तुम्हें बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम रदरफोर्ड मॉडल से पहले कुछ पार्ट फिजिक्स वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या था वो? तो एक था बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है देखो, तो हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल जल्दी लिखो यार, आदित्य जल्दी लिखो। हो गया आदित्य? ओके, तो हमने बताया फिजिक्स वाला कुछ पार्ट पढ़ने वाले थे, तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल, मान लो चार्ज है Q1 एंड Q2, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस R, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा? तो इफ टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड at a distance, then force, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ऑब्वियसली एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फोर्स होगा। इसके अलावा बीच का डिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली,
मतलब जितना कम डिस्टेंस है उतना ज्यादा फोर्स होगा। ओके, दोनों को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो अभी इसका जो प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसको जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, पहले ये लिख लो फिर वो लिखाते हैं आगे। यस प्रणव, जितना सॉरी यस, जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ज्यादा चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, और कम डिस्टेंस होगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा। हो गया सबका? आदित्य, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग सकता है अगर वो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना क्या होगा, तो ये चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके ऑब्वियसली ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज है ना उतना ज्यादा फोर्स, और अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ाया, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर हमने बढ़ाया तो इनवर्सली है ना डिस्टेंस के, तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब ये जितने पास में रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितने ये दूर होंगे उतना कम फोर्स। ओके, इसके अलावा इन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो फोर्स कम। क्लियर है? नाउ, तो हमने क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स जो है वो ये होगा। ठीक है, हियर K इज कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम है उसका कांस्टेंट होगा। तो K इज इक्वल टू लेंगे हम 9 इंटू 10⁹, ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होगा K का? K का कुछ यूनिट होगा क्या? K का यूनिट होगा, देखो कांस्टेंट का भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट का भी यूनिट हो सकता है। कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा फोर्स का यूनिट इंटू आर स्क्वायर का यूनिट डिवाइड बाय Q1 Q2 का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय Q1 Q2 का हो गया कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये होता है के का वैल्यू, किसके लिए होगा के का वैल्यू? फॉर एयर और वैक्यूम। तो एयर एंड वैक्यूम वगैरह के लिए के का वैल्यू ये लिया जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में वही अभी यही वैल्यू लेंगे, आगे फिजिक्स में तुम देखोगे कि वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एयर या वैक्यूम हो जाए और केस भी
आ सकता है। तो फोर्स जो है इट इज K1 सॉरी K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा एंड वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वहां पर K क्या है, 9 इंटू 10⁹9। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो डिपेंड करेगा कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल कैसे। ठीक है, अगर हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज है तो क्या करते हैं, अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो फोर्स जो है उसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ओके, अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। प्रेयस वो आर स्क्वायर की जो बात कर रहे हो तुम, तो आर वो एक्सपेरिमेंटली मिला हूँ। ठीक है, जब हमने लाइक डिस्टेंस को डबल किया तो हमने देखा कि फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो गया, मतलब 1/4 टाइम्स हो गया। जब हमने डिस्टेंस को 3 टाइम्स किया तो जो फोर्स है 1/9 टाइम्स हो गया। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली वो कंक्लूजन आया था कि आर का स्क्वायर क्यों किया। ठीक है, तो फोर्स जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली कैसे है, स्क्वायर के इनवर्सली है। ओके, तो स्क्वायर के इनवर्सली ये पता कैसे चला, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली पता चला। लिख लिया सबने। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। और सिंपल है क्वेश्चन। हाँ, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स of charge 1 coulomb and 9 coulomb are placed at a distance of 9 meters, then determine force between charged particles।
हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल, एक का चार्ज 1 कूलम है, एक का 9 कूलम। तो वो 9 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? यस राहुल, करेक्ट है। यस मिहिका। अनिकेत करेक्ट है। समृद्धि करेक्ट है। अक्षत करेक्ट है। रोहित करेक्ट है। यस करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है। श्रेयस करेक्ट है। अथर्व करेक्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का करेक्ट आ रहा है, जैसे मैंने बोला काफी इजी क्वेश्चन है। तो फोर्स इज के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज के की वैल्यू हमने बताई 9 × 10⁻⁹ यही वैल्यू लेनी है केमिस्ट्री में। Q1 इज 1 कूलम, Q2 इज 9 कूलम, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज 9 का आर है ना, 9 हो गया ना आर, 9 मीटर डिस्टेंस पर है, तो आर इज 9, तो उसका स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो इट इज 10⁹ न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। हो गया सबका? नाउ तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा एंड उसका डायरेक्शन भी देखा था। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक देखो तुमने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है वो mgh पढ़ा होगा, है ना? उसमें क्या था कि कोई m मास है, वो h हाइट पर है ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था mgh। ओके, लेकिन हम अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो इसका भी वैसा ही है। इफ टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड at a distance, then electrostatic potential energy तो अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम U से रिप्रेजेंट कर लेंगे जनरली। ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय r। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस के Q1 Q2 बाय r।
समृद्धि, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमारे लिए क्या है, मतलब तुमने अभी तक पढ़ाई होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना, कोई चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, याद है? तो वैसा ही है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है हमारे पास है तो चार्ज पार्टिकल के केस में क्या आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। ओके, तो जब दो चार्ज पार्टिकल जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो या उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और ये होगा माइनस के Q1 Q2/R। तो इसको चलो, इसमें भी क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं सर वाई माइनस, तो एक्चुअली इसका आगे तुम मतलब ये फिजिक्स वाला पार्ट है जो हम पढ़ते हैं, आगे तुम इस सबको 12th में पढ़ने वाले हो। तो ऐसा होता है कि जो साइन है ये हम लगाते हैं जब दोनों चार्ज अपोजिट वाले, अगर दोनों चार्ज सेम है तो देन रिपल्सन होता है, उसके केस में साइन पॉजिटिव ही आता है। चलो तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि चलो ये है 4 अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है अपोजिट चार्ज के लिए, जब हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट। अगर आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव आ जाएगा। आगे डिटेल में तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी बस फॉर्मूला याद है। आदित्य शर्मा, इसमें आर है, ये जो फॉर्मूला है इसमें आर है, और फोर्स के फॉर्मूले में आर स्क्वायर, फोर्स के फॉर्मूले में क्या था, आर स्क्वायर था, इस फॉर्मूले में आर। अनिकेत क्या बोल रहे हैं, व्हेन चार्ज अपोजिट इज द फोर्स विल बी इक्वल टू दैट ऑफ आइडेंटिकल चार्ज। फोर्स आइडेंटिकल चार्ज के इक्वल कैसे आप, दोनों देखो, दोनों चार्ज पार्टिकल पे अनिकेत फोर्स लगेगा, चाहे आइडेंटिकल चार्ज हो या अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिया आइडेंटिकल चार्ज है तो भी फोर्स लगेगा, और अपोजिट चार्ज है तो भी फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू दोनों पर सेम होगी, मतलब यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स, ओके, तो दोनों चार्ज पार्टिकल पर सेम ही फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल उन पर फोर्स की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन का वो, ठीक है। आइडेंटिकल चार्ज है तो ऑब्वियसली इस टाइप से डायरेक्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट फोर्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नो प्रेयर, यूनिट वही रहेगा ना के का, वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअली क्या है प्रेयर, ये जो होता है ना, न्यूटन होता था फोर्स का यूनिट, ठीक है, एंड न्यूटन मीटर जो है ना, न्यूटन मीटर ये जूल होता है, ओके, न्यूटन इंटू मीटर जो है वो जूल होता है। तो के का यूनिट वही रहेगा जो पहले वाला था। अनिकेत, फोर्स दोनों केसेस में इक्वल, मतलब दोनों केसेस में अलग अलग है। अगर मैं बोलता इधर F1 फोर्स ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले में मान लो F1 फोर्स है, अगर तुम्हें वो है तो
ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में दोनों चार्ज पार्टिकल पर F1 फोर्स है और सेकंड वाले केस में दोनों चार्ज पार्टिकल पर F2 फोर्स है। तो वो तो डिपेंड करेगा ना कितनी डिस्टेंस पर है। फोर्स जो है किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स जो है वो जस्ट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज पार्टिकल का और बीच की डिस्टेंस पर। ओके। तो अगर तुम दोनों केसेज में चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम ले रहे हो और दोनों केसेज में जो बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। फोर्स जो है साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स जो है किस पे डिपेंड करेगा? Q1 Q2 एंड R पर डिपेंड करेगा। ओके। लिख लिया सबने? So this was electrostatic potential energy. Now electrostatic kinetic energy. तो देखो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल को अगर हम कुछ पोटेंशियल दे दें या वोल्टेज दे दें तो मूव कर सकता है। रेस्ट में अगर ऑलरेडी है और उसको हमने कुछ पोटेंशियल दिया तो मूव कर सकता है और उसका काइनेटिक एनर्जी आ सकता है। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल is accelerated through a voltage कैपिटल V, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मान लो उस पे चार्ज Q है, ठीक है। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is accelerated through a voltage V, then electrostatic potential energy sorry kinetic energy ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाती है Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने कुछ वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, तो चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाता है और वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। ऑब्वियसली वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ वैल्यू रहेगा, तो वो होता है Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज या चार्ज इंटू पोटेंशियल। तुमने कितना पोटेंशियल दिया वो देखो और उसे चार्ज से मल्टीप्लाई करो। ओके। तो पहले वाला जो था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने कब निकाला? जब दो चार्ज पार्टिकल जो है उनके बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस है तब आया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आर डिस्टेंस था। ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी कब आया? कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको कुछ वोल्टेज वगैरह हमने दे दिया है तो वो मूव करने लग जाएगा और मूव करेगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, तो वो क्या होगा? Q इंटू। जस्ट रियल आदित्य शर्मा, फर्स्ट पॉइंट वाज फोर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला था। सेकंड पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी।
ओके, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है जो कि यूज होगा, फिजिक्स का पार्ट है, आगे 12th में पढ़ोगे तुम फिजिक्स में, बट आगे थोड़ा यहाँ पर यूज होने वाला था, दैट्स वाई हमने ऑलरेडी कर लिया है। लिख लिया सबने? चले आगे। आदित्य हो गया तुम्हारा? ओके, सो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट। अब इसके अलावा हमने सर्कुलर मोशन का भी तुम्हें बोला था, कि हम सर्कुलर मोशन जो है वो उसके भी कुछ फॉर्मूले वगैरह जो है वो पहले पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। तो ये भी फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं तुम, बट कुछ फॉर्मूले जो है आगे यूज होंगे यहाँ पर, दैट्स व्हाई हम उसे कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या है यार, कोई चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा पॉइंट है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और रिवॉल्व मान लो v वेलोसिटी से कर रही है, मास इसका m है, ठीक है, रेडियस r है। तो अब देखो, यहाँ पर दो टाइप के फोर्स होंगे, एक बाहर की साइड फोर्स लगेगा, एक अंदर की साइड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो बाहर की साइड फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दिस इज आउटवर्ड फोर्स। और जो अंदर की साइड फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्ड फोर्स। तो हमारे पास, हमने क्या बताया, कोई पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कल में, तो वहां पर दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड फोर्स है, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो यस यस, ऑब्वियसली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की साइड है, और वो इस आउटवर्ड फोर्स को बैलेंस करके रखता है, दैट्स वाई वो सर्कल में मूव करता है। अब यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी तो फिक्स फॉर्मूला है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है mv² / r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फिक्स फॉर्मूला है mv²/r, बट सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज वो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स हो गया mv²/r, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया यहाँ पर v²/r। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, एंड एक्सीलरेशन है v²/r। ओके, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पर। अच्छा, लीनियर मोमेंटम जो इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी।
लेकिन अगर कोई चीज मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर। जो लीनियर मोमेंटम है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, समृद्धि सर्कुलर मोशन मीन सर्कल में मूव कर रही है कोई चीज। सर्कुलर मोशन मीन सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट है, इसके अराउंड कोई चीज अगर सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस आर है, मास उसका एम है, ठीक है, और वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इस पर दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स जो है सेंटर की साइड लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका फिक्स फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज वो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में। ओके, नाउ फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स आया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो वी स्क्वायर बाय आर ऑब्वियसली क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ओके, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, दिस वाज लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बेसिकली जब भी कोई चीज मूव कर रही है तो लीनियर मोमेंटम होगा, बट एंगुलर मोमेंटम कब आता है, जब किसी सर्कल में मूव कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। ओके, मतलब एम बी आर। हो गया सबका। तो सर्कुलर मोशन में दो फॉर्मूले और हैं। एक है टाइम पीरियड, तो व्हाट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब कि हमारे पास एक सर्कल को कंप्लीट करने में या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ओके, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, so time period is time taken to complete one revolution. ओके, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो वो क्या होगा, उसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम क्या होता है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 2 पाई आर है ना। ओके, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी।
So this is time period. And एक और फॉर्मूला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. या पर यूनिट टाइम. ठीक है. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है, एक सेकंड में वो कितनी बार घूम गया. दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड. ओके. सो ये होता है 1/टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? 1/टाइम पीरियड होता है. एंड 1/टाइम पीरियड मतलब क्या हो गया? इज बी अपॉन 2πr. ओके. सो ये हमारे पास दो और फॉर्मूले हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड. एक है टाइम पीरियड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. Time period is time taken to complete one revolution, and frequency of revolution is number of revolutions per second. हो गया सबका? ओके. सो अब चलते हैं आगे रदरफोर्ड मॉडल पर. इसी जल्दी देखो. हो गया सबका? नाउ रदरफोर्ड मॉडल. तो रदरफोर्ड मॉडल जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आया था. ठीक है. तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो देखो इसने क्या किया था. रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया. ठीक है. थिन गोल्ड फॉइल था. उसके ऊपर उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स जो है उनको बॉम्बार्ड. दिस इज अल्फा एमिटर. मतलब इससे क्या है? अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं.
एंड बैक साइड में इसने ZNS का लगा दिया था, जिससे हमें पता चलेगा कि यार कहाँ पर पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो बैक साइड में इसने ZNS लगाया था, क्योंकि जहाँ पर ग्लो होगा वहां पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। तो हमारे पास टाइप से कुछ हुआ। ठीक है, सो क्या किया था रदरफोर्ड ने? तो रदरफोर्ड bombarded stream of alpha particles with high velocity on thin gold foil and observed some phenomena। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने क्या किया, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिए, उन स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया और देखा कि कुछ यहाँ पर होता है। तो क्या होता है वो भी बताते हैं, पहले ये लिख लो। तो ये सेटअप था हमारे पास, गोल्ड फॉइल था, उस पर अल्फा पार्टिकल डाले जा रहे थे, बैक साइड में ZNS लगाया। मधुकर, लास्ट लेक्चर में बताया था हमने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर हीलियम न्यूक्लियस। लिख लिया सबने? सो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए विद वेरी हाई वेलोसिटी ऑन इन गोल्ड फॉइल और देखा कि कुछ होता है। तो क्या होता है, तो उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए। ठीक है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिविएट,
एंड 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल जो है वो जैसे गया वैसे के वैसे वापस आ गए। ठीक है, सो मैक्सिमम मतलब 99% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू cold foil without any deviation। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं विदाउट एनी डिविएशन सीधे। यह समृद्धि, ठीक है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं विदाउट एनी डिविएशन क्या हुए, सीधे निकल गए। इसके अलावा कुछ पार्टिकल जो है डिविएट हुए थे, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviate with angle less than 90 degree as well as greater than 90 degree। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिविएट हुए थे, तो जो एंगल ऑफ डिविएशन था ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 डिग्री भी हो सकता है, लेस देन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखाएंगे, पहले लिख लो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। ये समृद्धि हो गया सबका। क्षितिज जो हम पॉइंट लिखवा रहे हैं वही हमने डायग्राम में बताया। हमने क्या बोला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए। देखो ये देखो सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिविएट हुए, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए, ये देखो ये डिविएट हुआ। एंड अभी थर्ड पॉइंट लिखवाएंगे कि एक पार्टिकल वापस आ गया, तो ये जो है ये देखो वापस आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ सेकंड वन मोर ए पार्टिकल विल डिविएट लेस देन।
सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। मतलब जो एंगल ऑफ डिविएशन था वो लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, दोनों था। बोलो। हाँ सर, मुझे बोलना था कि अगर लेस देन 90 में ज्यादा पार्टिकल्स डिविएट करेंगे ना मोर देन 90 से। यस यस ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे डिविएशन जो है वो ज्यादा होगा और ऐसा वाला डिविएशन कम होगा। ठीक है, मतलब जनरली इस टाइप का डिविएशन तुम्हें नहीं मिलेगा, मेनली जो डिविएशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो ऐसे कोरोना केस आ रहे हैं ना सीवन में। हाँ, हो गया सबका। नाउ इससे प्रीवियस पेज, इससे प्रीवियस पेज ये है, यानी कि जल्दी देखो। यस प्रेस बोलो। कुछ डाउट है क्या? नहीं, वो शायद लास्ट टाइम का हैंड रेस था शायद। ओके ठीक। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे हमने बताया कि कुछ मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल डिविएट हुए, एंड 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल जो है, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल comes back at 180 डिग्री। ठीक है, सो 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है वो वापस 180 डिग्री पर आ गया। मतलब जैसे गया था वैसे की वैसे वापस आ गया। कैसे गया था? वो पार्टिकल ऐसे गया था, वैसे की वैसे वापस। ओके, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन। नाउ ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मॉडल दिया गया। ठीक है, ये दो तीन जो ऑब्जर्वेशन आई है इनके बेसिस पर मॉडल आया था। तो नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड मॉडल। मतलब ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन एंड साथ साथ ऑब्वियसली मॉडल हो गया, वही मॉडल हो जाएगा। तो कंक्लूजन एंड मॉडल, तो देखो क्या था। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं भाई, सीधे निकल रहे हैं ना। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या है, एटम से सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी। ओके, एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है, दैट्स वाई सीधे निकल गए ना अल्फा पार्टिकल। ओके,
इसके अलावा बहुत कम पार्टिकल डिविएट, बहुत कम पार्टिकल क्या हुए, डिविएट हुए। तो बहुत कम पार्टिकल डिविएट हुए। तो एक्चुअली वो डिविएशन क्यों हुआ, देखो अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो इसलिए डिविएशन हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास आया, रिपेल करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा, डिविएशन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही देखो ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास आया, रिपेल हुआ और डिविएशन हो गया। ओके, सो अल्फा पार्टिकल जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स वाई ये डिविएशन हो रहा है। और मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ एटम पर। वो कैसे पता चला, तो वो पता चला ये 1/20,000 वाले, 1/20,000 वाला वापिस आ गया ना, ठीक है। तो मैक्सिमम तो सीधे निकल गए, कुछ डिविएट हुए, और 1/20,000 वाला वापस आ गया, मतलब वो उसी लाइन में डाला था जिस लाइन में पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो अभी ये देखो ये डिविएट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वापस रिपेल होके पीछे आ जाएगा, क्योंकि अभी ये डिविएट होके किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना, ये तो सेम उसी लाइन में जिस लाइन हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये सेंटर ऑफ एटम पर होता है। कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ एटम पर, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ओके, तो इस न्यूक्लियस का जो साइज है ऑब्वियसली बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि 1/20,000 ही क्या हो रहा है, वापिस आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत छोटा साइज होता है कंपेयर टू एटम। तो कंक्लूजन एंड मॉडल क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम atom is empty and the whole positive charge is concentrated on center of atom called nucleus। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो है एम्प्टी है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ एटम पर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा जैसा हमने बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपेयर में बहुत कम है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखो 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका साइज ये होता है, मैं बोल सकता हूँ इसका डायमीटर का ये रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एंड साइज ऑफ एटम जो है इट इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज जो है इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ये सेकंड पॉइंट है, दोनों को हमने साइज बताया है। साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। लिखो, देन आगे चलते हैं। यस प्रियस बोलो। Sir, can they deviate by the attraction to electrons? नहीं यार, एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका वो मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और ये अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं इनका चार्ज पॉजिटिव है, तो एक तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए। बट क्या है कि एक तो अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है,
इसके ओके साथ साथ क्या है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। ओके, ओके। दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल जो है उनको इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट दे में नहीं करते। आयोनाइज देम। नहीं, आयनाइज कैसे होगा? आयनाइज नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, वो सीधे निकल जाएंगे, डिविएट होके वो सीधे निकल जाए, मतलब उनकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी है, वो सीधे सीधे निकल जाए। ओके सर। ठीक है। हो गया सबका? चले आगे। ओके, सो ये 2 पॉइंट थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस
इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ। तो अब जब वो रिवॉल्व करेंगे तो अब देखो क्या है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगेगा जब वो ऐसे रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो बाहर की साइड फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की साइड लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा यार, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में। ओके, तो बाहर की साइड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की साइड लगेगा सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में। ओके, so electrons revolve around nucleus in circular path and outward centrifugal force is balanced by inward electrostatic force। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, इसके साथ साथ जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो रहा है, बैलेंस। तो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बीच में ये जो न्यूक्लियस है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर देखो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा जो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, और अंदर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर है। ओके, क्लियर है सबको। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। नाउ इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो आज तो टाइम हो गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे इस मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करेंगे। लिख लिया सबने। आदित्य हो गया तुम्हारा लिख के, लिखो जल्दी। ठीक है,
हो गया आदित्य? ओके चलो एंड करते हैं लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।